एसी में हम लोगों ने देखा था सिंपल रेजिस्टेंस वाला सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटर वाला कैसा होगा, इंडक्टर वाला कैसा होगा, सबके फेजर डायग्राम देखे थे। और उसके बाद ये किया था, क्या बोलते हैं, आरसी सर्किट शायद किया था, कोई एक सर्किट किया था। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का क्या था? हाँ, तो आरसी वाला किया था, उसी में अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एबीसीडी लिखा था या 1 2 लिखा था? केस 1 2 3 4। सर केस 4 था। 4 था, तो ये 5 ले लीजिए। सो केस 5 आज एलआर सर्किट देखते हैं। अभी तो नाम से ही जैसा लगता है, इस एसी सर्किट में एक इंडक्टर होगा और एक रेजिस्टर होगा, और ये एक एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। किसी मोमेंट पर अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर और ये एल, अगर हम लोग इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाने जाएं और ये हमारा अप्लाइड ईएमएफ है, ई लिखते थे या वी लिखते थे? मेरी आदत शायद ई लिखने की है, ई लिखा था। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो ये कोई सप्लाई है, तो इसमें किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो मेरा हो जाएगा ई माइनस एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, सॉरी माइनस आई आर दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा। तो एक तरीका तो है इस एनालिटिकल इक्वेशन को सॉल्व करें, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अल्टरनेटिवली अगर फेजर मेथड से देखें तो देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। हाँ सर। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सीन था सर? माइनस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 किससे? सर मतलब करंट लैग करता है वोल्टेज से। हाँ, उसमें करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 लैग करता है। हाँ, मतलब वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर होगा वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर से पाई बाई 2 फेज ऊपर होगा ना? समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। जो वी आर है यही डायरेक्शन मेरा आई का है। और हमने देखा था करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज आगे होता है, सॉरी पीछे होता है। मतलब इसमें जो वोल्टेज होगा वो करंट से पाई बाई 2 फेज आगे होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऐसा कुछ होगा, पाई बाई 2 ऊपर। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। Current across inductor is pi by 2 phase ahead of that of the voltage, right? It means voltage across inductor is pi by lagging behind pi by 2 with respect to current across it. हाँ सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं इधर होगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, अंडर रूट आई वी इक्वल टू आई आर। तो आई आर का स्क्वायर
प्लस आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर, ऐसा कुछ आया समझ में कि नहीं? सर एक्सेल, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करंट, तो ये मेरा वोल्टेज हुआ अप्लाइड वोल्टेज, इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होगा ना। तो जो हमारा करंट होगा वो वोल्टेज से, इस एंगल को कुछ बोल दो फाई या थीटा, इतना फेज पीछे होगा। तो इस ट्रायंगल में मेरा tan फाई कितना हो गया, P बाई बी, P बाई बी दैट इज XL अपॉन R, कुछ ऐसा हो गया। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL, XL क्या होता है, ओमेगा L के बराबर। हाँ सर। हाँ सर। तो ओमेगा L अपॉन R, ये फाई मिल गया। और अगर मुझे करंट लिखना है तो करंट क्या होगा, आई नॉट, आई नॉट का मतलब हो गया ई नॉट अपॉन जेड, जो हमारा साइन ओमेगा टी था वो वही रहेगा, और अप्लाइड वोल्टेज से 5 फेज पीछे, तो -5 ऐसा कुछ हो जाएगा। यस। और जेड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल दैट इज ओमेगा एल का स्क्वायर। आया समझ में? कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आया? आई कैसे निकालते हैं, फेज कैसे निकालते हैं, टोटल इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, फेज आगे होता है या पीछे होता है ये कैसे निकालते हैं? आया समझ में कुछ? सर जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट केस में आते हैं। आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, तो RC हो गया, LR हो गया। अब दो वाले में कौन सा पेयर बचा? दो वाले में LC बच गया है ना, दो के पेयर, दो का पेयर लेके चल रहे हैं, उसमें LC बच गया। हाँ सर। तो केस 6, LC सर्किट। इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये एक इंडक्टर है L और ये एक कैपेसिटर है C, और ये हमारा कोई AC सप्लाई है। ये AC सप्लाई हमारा है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, कैपेसिटेंस C, इंडक्टेंस L। किसी मोमेंट अगर इसमें करंट I पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, I माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू बाई सी दिस इज इक्वल टू 0। तो एक तरीका तो ये है कि इस एनालिटिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें, जो कि डिफिकल्ट है ना। तो अल्टरनेटिवली जो हम लोगों को सीखना है वो है फेजर सर्किट। तो फेजर सर्किट के फेजर डायग्राम के हिसाब से
ये अगर हमारा करंट है तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, अभी हमने देखा करंट से π/2 फेज ऊपर होगा ना, हाँ सर। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर करंट से π/2 फेज पीछे होगा। इस VL की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू XL के बराबर। इस VC की वैल्यू कितनी होगी? I इंटू XC के बराबर। हम लोगों को मालूम नहीं है कि XL और XC में कौन बड़ा है ना? हाँ सर। तो ऐसा हो सकता है कि if XL is greater than XC, अगर ऐसा है तो क्या होगा कि ये जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जिधर है, एक्स VL और VC का रिजल्टेंट उधर ही होगा ना, समझ रहे हैं? ये करंट हो गया और ये हो गया मेरा VL माइनस VC हाँ सर। का। तो इस केस में हम करंट क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू I नॉट, दैट इज E नॉट अपॉन XL माइनस XC और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2, आया ना? यस सर। यही ऐसा अगर हो जाए कि XL छोटा है XC से, तो उस केस में हमारा फेजर डायग्राम ऐसा होगा। ये हो गया करंट I और VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, इससे π/2 फेज नीचे ऐसा होगा। तो ये हाँ हो सर। जाएगा VC माइनस VL। तो इस केस में करंट π/2 वोल्टेज से वोल्टेज करंट से π/2 फेज आगे है, यानी कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे है। तो इस केस में I लिखेंगे E नॉट अपॉन XC माइनस XL। आ रही है बात समझ में? यस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूं। उसमें -π/2 आएगा ना केस ए में? इसमें बेटा हाँ सर, मुझे भी लग रहा है कि दोनों में उल्टा होना चाहिए। जब हाँ x से सर। हाँ, करंट पीछे है वोल्टेज से। हाँ सर, हाँ तो सर। ओमेगा टी एक सेकेंड बड़ा करने दो। करंट वोल्टेज से पीछे है तो करंट में माइनस, ओ सॉरी माय मिस्टेक, करंट वोल्टेज से पीछे है माइनस, और इस डायग्राम में करंट वोल्टेज से आगे है तो करंट इक्वेशन में प्लस। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। एक मिनट,
आगे बढ़े? सर 1 मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है। नंबर 7, ऐसा भी हो सकता है कि आर एल सी तीनों हो, है ना? हाँ सर। तो केस 7, सीरीज एल सी आर सर्किट, है ना? सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब है कि एल सी और आर तीनों सीरीज में होंगे। सो ये एल है, ये आर है और ये सी है मान लो। और ये एक एसी सोर्स से ज्वाइन है। ये चैप्टर क्या है ना कि बस एक बार पढ़ने का है, एक बार में दिमाग में बैठ गया ना, एक दिन टारगेट लो, 2 दिन का बैठो आराम से, एक बार में खत्म करके उठ जाओ, जिंदगी में दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्कोरिंग भी है, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व होगा ही होगा, इसलिए क्योंकि हम लोगों को इसका सिलेबस लिमिटेड है, मतलब आसान है ये नहीं है, बट हम लोगों के लिए इसका सिलेबस लिमिटेड है इसके लिए। चलो, तो एक तो एनालिटिकल इक्वेशन लिखने जाओगे तो और भी लंबा हो जाएगा इस केस में, है ना? एलबी है, सीबी है, आरबी है। फेजर मेथड से देखिए, फेजर मेथड से देखेंगे तो ये हो गया मेरा करंट का फेज, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, ये करंट से π/2 फेज आगे होता है, तो ये हो गया VL। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, ये करंट से π/2 फेज पीछे होता है, तो ये हो गया VC। और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो करंट के फेज में ही होता है, तो ये हो गया VR। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो VR, VC और VL, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा V होगा। हाँ सर। तो VL और VC में कोई भी एक बड़ा, कोई भी एक छोटा हो सकता है। तो इसमें भी दो बातें होंगी, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, अगर ऐसा है तो इस केस में हमारा फेजर डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया करंट, ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे VL माइनस VC, और ये हमारा हो गया VR। तो ये VR और VL माइनस VC, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही एक्चुअल V होगा। हाँ सर। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल V, ये वेक्टर, और ये एंगल हमारा हो गया फाई। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लिखेंगे tan फाई, तो ये हमारा हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ऐसा हो जाएगा, होगा। और करंट वोल्टेज से इतना फेज पीछे होगा। हाँ सर। Yes. तो I मेरा हो जाएगा I0, दैट इज E0 अपॉन अंडर रूट R² प्लस
XL माइनस XC का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। कोई दिक्कत? तो ये जो हमारा टर्म है यही टोटल इम्पीडेंस होगा। हाँ सर। यही अगर XL छोटा होगा XC के, if XL is less than XC, तो उस केस में हमारा फेजर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया VA क्रॉस R, करंट भी इधर ही होगा और इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों मिला के इधर हो जाएगा और ये मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा VC माइनस VL का, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो V होगा वो कुछ ऐसा होगा, होगा। हाँ सर। और ये फेज 5, तो यहाँ पर करंट वोल्टेज से 5 फेज आगे रहेगा। तो इस केस में tan phi की वैल्यू हो जाएगी XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, इसमें अगर करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। केस सी, ऐसा भी हो सकता है कि XL और XC इक्वल हो। तो सर वो प्योरली रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। XL और XC इक्वल होने का मतलब है कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 अपॉन LC, कुछ ऐसा, या 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो XL और XC इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। हाँ सर। तो उस केस में I की वैल्यू हो जाएगी E नॉट अपॉन R साइन ऑफ ओमेगा टी, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। दैट इज circuit will behave as purely resistive circuit। ठीक है, इस फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। इस फेनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। सो रेजोनेंस इन LCR सर्किट ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? इसका मतलब ये है कि L, C और R में केवल R ऐसा है। अच्छा, वो 2 मिनट के बाद। एक बार जरा सा इन जनरल LCR सर्किट में Z को देखो। तो Z होता क्या है? टोटल इम्पीडेंस R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। यस सर। तो अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते जाओगे, ये होल स्क्वायर का टर्म दिख रहा है। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि अगर हम Z वर्सेस ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करें तो सिमेट्रिक ग्राफ होगा। समझे कि नहीं? Z नहीं वर्सेस ओमेगा का, जैसे ओमेगा को मान लो इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करने से क्या होगा? ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा बट ये वाला डिक्रीज करेगा। यस सर।
हाँ सर। तो ये दोनों का डिफरेंस ओवरऑल इंक्रीज करेगा। हाँ सर। और ये करते करते उसके बाद क्या होगा, एक ये जो ओमेगा का अंडर रूट एलसी का वैल्यू आया वहां पर ये 0 हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ओवरऑल होल स्क्वायर होके वही रहेगा, बट केवल ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी को देखोगे तो पहले पॉजिटिव रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर नेगेटिव होगा। हाँ सर। तो ये पूरे होल स्क्वायर में देखोगे तो जब 0 हो जाएगा उसके बाद नेगेटिव होगा तो कुछ एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा, सिमेट्रिकल होगा, मैं कह रहा हूं। हाँ सर। तो ओमेगा के इस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो है 1/√LC, यहां पर z की वैल्यू r के बराबर होगी। इससे पहले भी इंक्रीजिंग होगी, इसके बाद भी इंक्रीजिंग होगी। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। पक्का? हाँ सर, समझा। अच्छा, इसी में अगर करंट को स्टडी करोगे, अगर चलो वो भी देख लेते हैं। अगर हम करंट के ग्राफ को मान लो स्टडी करें ओमेगा के इसमें, तो इधर लिख देते हैं करंट आई और इधर लिख देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एक मिनट को थोड़ा सा इरेज करके इसको अच्छे से लिख देता हूँ। वैसे तो ओवरऑल वो पैराबोला ही होगा ना? ये जो ओमेगा नॉट है ये हो जाएगा 1/√LC, जिसको कि हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, ओमेगा जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे तो करंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब जेड की वैल्यू मिनिमम होगी उस समय करंट मैक्सिमम होगा E0/R के बराबर, और उसके बाद करंट डिक्रीज करेगा। ये बात समझ आ रही है? करंट मतलब हम लोग पीक करंट की बात करें, आरएमएस वैल्यू तो √2 ही हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ये जो फ्रीक्वेंसी है आपका ओमेगा नॉट, आई मीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम होगा। इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC के बराबर होगी। इस फ्रीक्वेंसी का पावर और एनर्जी लॉस से भी लेना देना है, वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो ये केस 7 जरा कॉपी कर लीजिए। सर वो ग्राफ अच्छे से नहीं दिख रहा। ये सब यहाँ तक लिख चुके हैं, ABC तक। हाँ सर। सर ए तक हो गया। B से लिखिए फिर। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? सर लास्ट वाला ग्राफ देख। ओ अच्छा, सॉरी। एक मिनट। छोटा करना, उससे पूरा नहीं लिखा। क्या बोल रहे हो, ऊपर करूं? थोड़ा छोटा कर दो सर, उससे पूरा नहीं लिखा। हाँ बस। वो RMS पीक एवरेज ये सब वाले कुछ क्वेश्चन कराए थे ना? हाँ सर। हाँ सर। सर्किट का कुछ नहीं कराया है अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्किट के अभी कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, उसके बाद पावर इन एसी सर्किट और बाकी चीज देखेंगे।
आगे बढ़े? हाँ सर। यस हाँ सर। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ, फटाफट करते जाइए। इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है दिक्कत होगी तो मैं बताता हूँ, अलग बात है, बट ये फटाफट होता जाएगा एकदम। सर रफ ही करना है ना? रफ में कर सकते हो, बीच में जहां अच्छे वाले प्रॉब्लम आएंगे मैं बोल दूंगा। ये तो अभी क्या है कि सर्किट का पहला दूसरा कभी तक कराया नहीं कुछ, तो मैं दूसरा कुछ करा देता हूँ। सर सी। पता नहीं, मैंने देखता हूँ। आया सबको? बोलो बेटा, आया सबको? ये तो ओरली आना चाहिए। बोलना। सी आया। हाँ, बाकी जनता? हाँ सर सी आ रहा है। ये आ रहा है, वेरी गुड। देखो इसमें ये भी 400 है, ये भी 400 है, और ये मुझे नहीं मालूम, तो मैं वी आर लिख देता हूं। तो इन तीनों का रिजल्टेंट वी आर हुआ, वही वी के बराबर होगा। तो वी आर की रीडिंग और ये रीडिंग मैच करना चाहिए ना, तो 1000 वोल्ट होगा। यस और ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया, समझा कुछ? तो 1000/50 इज 20। कोई डाउट किसी को? पक्का? हाँ सर। हाँ सर। एक और सिंपल सा, इसको कोशिश कीजिए। सर ए है क्या? जी। सबको आ गया? ये हो गया वी आर, ये हो गया वी सी, और ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट वी।
हो गया। और यही वाला डायरेक्शन जो VR का है वो I का होगा, तो V है मेरा 10, VC ये है हमारा 8, तो कॉमन सेंस है VR कितना होगा, 6 होगा। तो VR 6 वोल्ट होगा, तो ऑप्शन बी तो गया। तो और पूछा है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, तो ये 5, तो यहाँ पर tan phi कितना दिख रहा है, 8/6 दैट इज 4/3, तो 5 हो गया मेरा tan इनवर्स 4/3। आ रहा है सबको समझ में? हाँ सर। हाँ सर। इजी है ना? हाँ सर। कुछ और कीजिए। थोड़ा सा हट के एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए। सर 10 और 3 पता नहीं, मैंने देख दिया, देखा नहीं। एक्सेल XCR सब दिया हुआ है, वोल्टेज और 10 ऐसा दिया हुआ है। सर इम्पीडेंस तो 36 आएगा ना? और मालूम है? हाँ, तो पहले तो इम्पीडेंस पूछा है, तो इम्पीडेंस हमारा क्या होगा, √R² सर 6 हो। प्लस XC माइनस XL और XL माइनस XC, जो भी हो, होल स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया √8² प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 और 6 10 होगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये 10 ओम हो गया फर्स्ट का आंसर। Find instantaneous potential difference between A and B when half of the voltage output from source at that instant. ये बताओ जरा सा इस क्वेश्चन को। है तो आसान, बट थोड़ा कोशिश करके देखिए। ठीक।
सर 15/4 है क्या? कितना होता है? 4.8 आंसर है, एक बार देखो तो। आंसर दिया हुआ है वो 4.8 है। एग्जैक्टली क्या है देखेंगे सॉल्व करने का। सर मेरा 3 आ रहा है, अब बता दो ना सर। और कोई किसी को आया क्या? सर 1 सेकेंड। नहीं सर 4.8 तो नहीं आ रहा। गणेश आया क्या? कर रहा हूँ सर। सौम्यदीप, 3 आ सम्यक, तो 2 मिनट। अच्छा नहीं आ रहा? किसी का आंसर भी आपस में नहीं मैच कर रहा है? 3 आ रहा है उसका। 3 आ रहा है, तुम्हें भी 3 आ रहा है समृति? हाँ सर। अच्छा देखते हैं फिर। चलो देखो, XL XC, अच्छा यहाँ C रहना चाहिए, गलती से L लिखा है। XL XC R ये सब दिया हुआ है, ठीक। तो अगर मैं XL और XC में XC ज्यादा है तो फाइनली मेरा R इधर होगा, आई मीन VR इधर होगा, और ये दोनों का मिला के VC माइनस VL इधर होगा, और इन दोनों का रिटेंट इधर होगा, ठीक है। ये जो एंगल है हमारा फाई, ये tan फाई तो मिल जाएगा ना? ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी मुझे, XC माइनस XL अपॉन R, ऐसा मिलेगा ना? बोल बेटा, XC XL कितना है बताओ? 8 और 4 है शायद ना? नहीं, 8 to 8, ठीक है। सर 3/4 आता है। तो 8 2 और 8 है ना? हाँ सर। तो 6/8 मतलब 3/4, ठीक है। तो ये 3/4 है, तो cos फाई कितना होगा? 4/5 होगा, और sin फाई शायद 3/5 होगा, ऐसा होगा। अब देखिए, find the instantaneous potential difference between A and B when it is half of the output from source at that instant. When it is half of the voltage output from source at that instant. तो उस समय सोर्स हमारा कितना है? सोर्स का इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है ना शायद, 10 cos pi ओमेगा t दिया हुआ है।
है ना? तो कुछ बोल रहे हो? नहीं सर 5 वोल्ट्स होगा ऐसा बोल रहा था। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं। तो आप लोगों ने जैसे किया है उससे कुछ इधर उधर, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ प्रॉपर इक्वेशन लिख के करने का। तो I की वैल्यू क्या होगी? E नॉट दैट इज 10/10, है ना? हाँ सर। साइन ओमेगा टी, दैट साइन नहीं कॉस है ना? तो कॉस ऑफ क्या हो गया? ओमेगा टी, और करंट जो है वो इससे 5 फेज आगे है ना? और ये 37 डिग्री ही आया है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा करंट को लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? I इंटू VC माइनस सॉरी I इंटू XC माइनस XL, हाँ या ना? हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा मेरा I इंटू XC माइनस XL। तो XC माइनस XL अगर करोगे तो XC माइनस XL कितना आता है बेटा? 6। 8 to 6 है। तो 6 इंटू कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। अब मुझे बोला है कि उस मोमेंट पर चाहिए जिस मोमेंट पर वोल्टेज आउटपुट सोर्स का हाफ है, ऐसा है ना? समझ रहे हो? तो हाफ का मतलब है, अच्छा 100 पाई, ओमेगा की जगह 100 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 पाई टी का वैल्यू 60 डिग्री है। नहीं समझे? बोलो। हाँ सर समझा। तो 100 पाई टी का वैल्यू 60 डिग्री होगा, तभी सोर्स वोल्टेज when it is half of the voltage output from the source at that instant। तो voltage output मतलब मैक्सिमम का ही आधा होगा। तो ये हो गया 5 हो गया, कहने का मतलब दैट इज cos 100 पाई टी का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, ओमेगा टी का वैल्यू। तो ये कुछ ऐसा हो गया 6 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 37 डिग्री काइंड ऑफ। तो इसको लिख सकते हैं cos A cos B माइनस साइन A साइन B एक बार करके देखिए तो क्या आता है। cos 60 1/2, cos 37 4/5 माइनस साइन 60 √3/2, साइन 37 3/5, ऐसा कुछ। ये तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? -0.7। सर 0.7 क्या? क्या हो गया? माइनस 0.7। 0.7 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। पता नहीं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो। शायद हम लोग इस बात का गलत मतलब समझ रहे हैं क्या? इस लाइन का मतलब तो मुझे लगा कि मैक्सिमम का आधा, मुझे तो वही समझ आ रहा है। हाफ ऑफ द वैल्यू का। एक सेकंड रुका, मुझे खाली डिलीट करने दो, 1 मिनट रुक जाओ।
एक सेकेंड खाली मुझे ये इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। द वोल्टेज आउटपुट ऑफ एसी सोर्स इज गिवन बाय दिस, कहाँ चला गया, हाँ, instantaneous potential difference between A and B when it is half of the voltage output from source at that instant। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम का हाफ, मुझे तो यही समझ आया। नहीं 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 नहीं, when it is half of the output voltage from source at that instant। एक सेकेंड और रुक जाइए, लास्ट अटेम्प्ट। शायद ये कहना चाह रहा है, हाँ हाँ ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज मेरा हो गया V, क्या है 10 है ना, 10 cos 100 पाई t, ये अप्लाइड वोल्टेज है। और ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा I, दैट इज 1 इंटू कॉस ऑफ, हाँ हाँ अभी शायद सही हो जाएगा, 100 पाई t प्लस 37 डिग्री आया था। हाँ सर। प्लस 37 डिग्री। तो ये पोटेंशियल अक्रॉस ए बी जिस टाइम पर V का आधा है, मतलब उस समय V जितना है उसका आधा है VAB। समझे मेरी बात? सर तो VAB तो फाइन करना, तो हाफ होगा तो सीधा। हाँ तो पहले टाइम मिलेगा, उस टाइम को यहाँ पर पुट करेंगे तो V मिलेगा, नहीं समझे? तो जिस मोमेंट पर मुझे पूछा है एट द मोमेंट, क्योंकि V भी तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, तो जिस मोमेंट पर VAB V का आधा है, सोर्स का अप्लाइड सोर्स फिक्स हो रहा है, वो भी वेरिएबल है। समझे मेरी बात? सो कॉस ऑफ 100 पाई t प्लस 37 डिग्री is 5 times, सर 6 भी आएगा ना क्या 6? सर, VAB के एक्सप्रेशन में 6 cos 100 by t plus 37। 6 कहाँ है? सर वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, सॉरी XC माइनस XL। हाँ तो टोटल इम्पीडेंस 7 आया है ना, सॉरी 10 आया है ना। सर वो करंट आई है 1 इंटू कॉस वाला, VAB उसको इंटू 6 करना पड़ेगा। ओ हाँ मतलब इंटू XC। अच्छा आई लिखा, मैं XC लिखना भूल गया, तो XC कितना आया था? 6। XC लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर 6 भी होगा, ऐसा सही बोल रहे हो, ऐसा होगा 37 डिग्री ऐसा कुछ। अब यहां से जो, एक मिनट, यहाँ 37 नहीं होगा, यहाँ तो केवल 100 पाई t होगा। यहां से जो मुझे टाइम मिलेगा, ये टाइम हम VAB में पुट करेंगे, तब जो मिलेगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच के बताओ, ये शायद क्वेश्चन के लैंग्वेज का यही मतलब है क्या? आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि क्या बोला है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस potential difference between A and B when it is half of the voltage output from source at that instant। तो उस समय सोर्स जितना भी दे रहा है उसका आधा इसमें कंज्यूम हो रहा है ना? उस समय इसका आधा इसमें कंज्यूम हो रहा है, तो आइडियली तो ऐसा लिखना चाहिए। अब यहां से t की वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ सर मिलेगी। क्या मिलेगी?
हमें तो बस साइन या tan 100 पाई टी की वैल्यू चाहिए ना, फिर डाल देंगे। tan 100 पाई टी की वैल्यू -1/18 ऐसा कुछ है मुझे। अच्छा, एक बार डाल के देखो ना करके। हाँ सर, एक मिनट। एक बार करके देखो, cos 100 पाई टी अगर मिल गया तो v/2 हमारा आंसर होगा। करके देखो, तब तक मैं मन ही मन इसका कुछ छोटा सॉल्यूशन देखता हूँ, पॉसिबल है क्या। छोटा सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है क्या, मैं ये सोच रहा हूँ। तो वो tan पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आ रहा है। तो आ रहा है 4.8। आ रहा है 4.8। हाँ सर। वेरी गुड। 4.71 क्या? हाँ ठीक है, चलेगा वो। वो आके 4.8 आ रहा है। एग्जैक्ट 4.8 आ रहा है। वो tan थीटा tan 100 पाई टी 7/24 था। अच्छा एक मिनट, मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, बट मुझे पहले ये लिख लेने दो। मैंने जानबूझ के ऐसा अप्रोच लिया कि जिसमें गलत होने के चांसेस कम है। tan 100 पाई टी कितना आया था बेटा, बता दे। 7/24। सॉरी, 7/24। 7/24। तो यहाँ से मुझे cos 100 पाई टी कितना आ गया? 24/25। 24/25। तो यहाँ से v मिल गया मुझे, और VAB v/2 होगा। यही क्या होगा? हाँ सर। यहाँ से सबको आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। tan 100 पाई टी -1/18 है। हाँ सर, मुझे भी हाँ सर, -1/18 ही आ रहा है। संप्रीति क्या की तू? पता नहीं सर, मैं चेक करती हूँ एक बार। और सर उधर से मुझे मतलब एग्जैक्टली 4.8 तो नहीं आया। 4.7 आंसर एग्जैक्टली मैं भी देखता हूँ। 4.25 क्वेश्चन के बी का आंसर। एक मिनट, एग्जैक्ट आंसर मैं भी देख के बताता हूँ लोगों को। हाँ, इसमें तो 4.8 लिखा हुआ है आंसर। सर वो -37 डिग्री दे रहे हैं। 100 पाई टी -37 डिग्री का आता है। tan 100 पाई टी फाइनली कोई बताएगा कितना आया? सही सही -1/18। सर -1/18 आता है। तो tan आ गया -1/18। तो cos तो पॉजिटिव आएगा। नहीं सर, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव मेरे ख्याल से। कितना आया बता दो। सर cos 18/5√13। 18/5√13 ऐसा कह रहे हो? हाँ सर। अच्छा, तो v का वैल्यू हो जाएगा 10 × 18/5√13। यही कह रहे हैं आप? तो VAB मेरा v/2, तो v/2 करेंगे तो 10 चला जाएगा, 18/√13 होगा। 18/√13 कितना आता है? सर उससे 4.99 ऐसा कुछ तो आ रहा है। 4.8 नहीं आया मुझे। देखते हैं कितना है। √13 कितना है देखते हैं। √13 बोलो ना, कोई तो बता दो यार। आप मुझसे मेहनत करवाए। 4.99 कैलकुलेटर में डालती हूँ। 4.99 के आसपास आता है। हाँ सर। ठीक है, चलो मान के चलते हैं ये आंसर है। एक और मेथड देखते हैं, दूसरा तरीका। आगे बढ़ूं क्या? एक डाउट है। बोलिए।
तो वो 100 पाई टी माइनस 37 तो नहीं है ना, क्योंकि उससे एग्जैक्टली 4.8 आया था। वी ए बी हाँ सर। मैं तो इरेज कर दिया था, पिछली बार माइनस था या प्लस था देखो। सर प्लस था, करंट आगे ही था। हाँ सर। हाँ तो करंट क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज से आगे होगा तो प्लस होगा। हाँ प्लस होगा बेटा। सर अगर VC और VL उल्टा होता तो आ जाता। ठीक है, आंसर को मारो गोली। एक दूसरा मेथड, एक अच्छा चीज सिखा रहा हूँ, रुको। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज देखो, ये हो गया सबका, आगे बढ़ूं। हाँ सर। हम ऐसा तो हमेशा कह सकते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं ये, क्योंकि ये इतना लेंदी सॉल्यूशन मुझे पसंद है नहीं। कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी इंस्टेंट पर जो v होगा हमारा, वो अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर, ऐसा होगा। होगा। हाँ सर। और ये जो हमारा है, ध्यान से सुनना सर, ये हमारा V/2 है, समझ रहे हो। हाँ सर समझा। ये हमारा V/2 है, तो मैं लिख सकता हूं V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस V/2 का स्क्वायर, हाँ या ना। हाँ सर। तो VR स्क्वायर मेरा हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 3/4 V स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा VR हो जाएगा V इंटू √3/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। बोलिए। नहीं सर। तो VR मेरा V इंटू √3/2 जब होगा, वो जब होगा तब हमारा, तो तब सर हमारा 100 ओमेगा टी का वैल्यू हाँ 30 डिग्री तो में। VR को तो हम लिख सकते हैं ना, I1 आया था ना, तो I इंटू R, तो कॉस ऑफ, फिर भी इक्वेशन तो यूज करना ही पड़ा मुझे। हाँ सर, उतना ही लंबा रहेगा शायद पहले। कॉस पाई टी प्लस 37, ये I हो गया, इंटू R 8 है क्या। हाँ सर, रेजिस्टेंस 8 है। हाँ सर 8 है। बट इससे भी तो इतना मेहनत करना पड़ा, मुझे लगा नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगा इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा और निकल जाएगा कहीं तो। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इस ट्रिक को किसी दूसरे क्वेश्चन में यूज करके देखेंगे जिसमें डेटा कंपैटिबल हो। इसमें टू द बेस्ट ऑफ माय एफर्ट मुझे तो यही आंसर दिख रहा है। थोड़ा सा डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर XL और XC देखिए इंडक्टर लिखा हुआ है, तो यही रहा होगा। ठीक है, यही रहने देते हैं, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन में इसी तरह का एक और क्वेश्चन ढूंढता हूँ, श्योर हो जाएंगे सही चल रहा है कि नहीं, जिसमें कि RLC दोनों हो, किसी दो के बीच पोटेंशियल पूछा हो, ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है ना। 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। एक सेकेंड, जी आसान नहीं। आसान आसान वैल्यू
एक ये देखिए तो ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा नंबर होगा? फोर्थ, थर्ड, कौन सा फोर्थ होगा शायद? डायग्राम दिख रहा है? V1 V2 V3 या बड़ा करो थोड़ा। सर ये सीधा 200 वोल्ट ही हो जाएगा ना शायद, हाँ, फर्स्ट सर। क्वेश्चन ऐसा ही। हाँ सर। हाँ, सिमिलर था जिसमें L और C इक्वल है, XL XC। हाँ सर, कैंसिल हो हाँ, जाएगा। सर। अच्छा, V1 V3 का इक्वल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो ये रेजोनेंस सर्किट वाला हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर। 40 इसमें भी आसान है, यही प्रॉब्लम है। एक ये देखिए, ये LCR सर्किट का पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार इसको कोशिश कीजिए। हुआ कुछ? क्वेश्चन 21 नहीं हो रहा। हाँ सर, सेकेंड वाला मैच नहीं है। देखते हैं रुकिए। In series LR circuit connected with sinusoidal source, a maximum potential difference across L and R are 3 and 4. ठीक है। So maximum potential difference across L and R is 3 and 4. तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, I naught into L XL, sorry, I naught into I naught into XL, ये हो गया 3, कहाँ चला गया? L and R, और I naught into R, ये हो गया 4 वोल्ट। और LR सर्किट है। At any instant potential difference across resistor is 2 volt. तो यहां से ये समझ में आता है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम 5 का होगा। हाँ सर। V नॉट 5 वोल्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो कह रहा है कि एट एनी इंस्टेंट व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर इज 2 है, तो उस समय इंडक्टर में कितना होगा? तो ये वही वोल्टेज डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया मेरा XV, आई मीन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, और ये हमारा हो गया पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, और ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और
ये जो भी फाई एंगल होगा और ये जो भी वी होगा, तो मुझसे पूछा है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर पूछा है, तो वीएल क्या होगा, वी साइन फाई होगा, है ना। हाँ सर। तो ये होगा मेरा 3 रेशियो में 3:4:5 का रेशियो होगा, है ना। तो जब अक्रॉस रजिस्टर 2 है, जब अक्रॉस रजिस्टर 2 है, इसका मतलब है v cos फाई की वैल्यू 2 है, तो उस समय v sin फाई की वैल्यू कितनी होगी, यही पूछा है, यही मतलब हुआ ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो v cos फाई जब 2 है, तो v sin फाई कितना होगा, 3/2 होगा। समझ रहे हो ये बात। तो 3/2 कैसे आया फिर? सर ऐसे भी सोच सकते हैं, करंट आधा। एक सेकेंड बेटा, हमेशा इसी रेशियो में होगा ना, tan फाई इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, और tan फाई का वैल्यू हमेशा 3/4 होगा। सो 3/4 इज पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जो कि मुझे निकालना है, और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर जो 2 दिया हुआ है, तो VL की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। हाँ सर। समझे मेरी बात। तो 3/2 का मतलब है इसके हिसाब से 3 cos 60 डिग्री। यस यस सर। तो ए पार्ट में, ए मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में कोई दिक्कत नहीं। 21 पे आते हैं। 21 में है एट द सेम इंस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस एसी सोर्स, तो ये 3/2 हो गया और ये 2 हो गया, तो V कितना हो जाएगा। तो उसी इंस्टेंट पर, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर V की वैल्यू क्या होगी, √VL² प्लस VR², है ना। तो VL उस इंस्टेंट पर हमारा 3/2 है, 5/2, और VR उस इंस्टेंट पे हमारा 2 है। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, √9/4 प्लस 4, तो 5/2, दैट इज 2.5 वोल्ट। ऑप्शन एक बार देखिए, 2.5 वोल्ट टाइप का ऑप्शन है कोई? नहीं सर। नहीं सर। ये सब वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करके देखा है, cos 67, 83, ये सब ऐसा रैंडम वैल्यू क्यों दिया है वैसे? कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल cos 97 नेगेटिव है, डी ऑप्शन 0 है, और cos 67 और cos 83 में सर से ए ऑप्शन 1.17। अच्छा, ए तो ऑप्शन क्लोजेस्ट है। 67 वाला मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, ऐसा हाँ cos तो में। मतलब, बट ए और बी में वो कंपैरिजन देखना मुश्किल है बस, कि वो अलग अलग एकदम। एक बार चेक करके देख लो ना, अगर किसी में, हाँ क्योंकि 5 भी तो वहाँ मल्टीप्लाइड है। एक बार चेक करके, हाँ एक बार चेक करके देख लीजिए कोई एक आदमी कैलकुलेटर से। डायरेक्टली 5 cos 60 आना चाहिए ना, क्योंकि अगर हाँ सर। गया तो सर 5 से cos 60 डिग्री घुमा होगा ना सर।
5 नहीं। cos 80 2.5 से कम है और A वाला भी 2.5 से कम। अरे हमेशा 5 वोल्ट वो तो मैक्सिमम वैल्यू है 5 ना बेटा, उस मोमेंट पर 5 ही होगा जरूरी नहीं है। जिस मोमेंट पर VR2 है उस मोमेंट पर V5 थोड़े ना होगा, 2.5 होगा। एंगल से जो नहीं cos 60 cos 83 से बड़ा है और 5 cos 60 2.5 आएगा, तो B वाला तो पक्का 2.5 से छोटा है और A वाला भी 2.5 से छोटा ही आता है आई थिंक। अच्छा तो 2.5 नहीं आता है? हाँ सर। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो सर। 5 cos 83 0.6 आता है। अरे फिर तो और भी छोटा है। A ऑप्शन क्लोजेस्ट है बस 1 point something। 3 4 ठीक है, चलो और देखते हैं नेक्स्ट 22 में। If current at this instant is decreasing, the magnitude of potential difference that तो हाँ इसमें करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से 5 फेज पीछे होगा, है ना। इसमें करंट अप्लाइड वोल्टेज से 5 फेज पीछे होगा। हाँ सर। और करंट अगर साइन का फंक्शन, बट साइन या कॉस किसका फंक्शन है नहीं मालूम है मुझे। हाँ सर। तो साइन या कॉस किसका फंक्शन है नहीं मालूम है, तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ऐसा कह सकते हैं क्या? साइन कॉस किसका फंक्शन है अगर मुझे नहीं पता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह सकते हैं क्या? नहीं सर, एम्बिगुअस पता। हाँ सर, आंसर सीधा कैन नॉट बी सेट होना चाहिए। साइन होगा ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइनसोइडल एसी सोर्स। हाँ नहीं एक मिनट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोला है सर। मैग्नीट्यूड पूछा है ना। हाँ ठीक है, तो करंट है, करंट डिक्रीजिंग है, करंट डिक्रीजिंग है तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट से 37 डिग्री का फेज पीछे होगा। नेचर तो सेम होगा, नेचर सेम होगा। अच्छा सर, 90 से कम है तो फिर सेम नेचर का होना चाहिए वैसा। हाँ नेचर सेम होगा, 37 डिग्री पीछे होगा। तो मुझे लगता है कि अगर करंट डिक्रीजिंग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीजिंग होना चाहिए। एक बार आंसर देखता हूँ 20, 21, 22 का क्या दिया है, जहां से दिया हूँ 20, 21, 22, 20, 21, 22 ए बी ए दिया हुआ है, ए बी ए तीनों आंसर रॉन्ग है। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ये भी गलत क्वेश्चन पिक हो गया, छोड़ दीजिए इसको भी छोड़ दो, कुछ गड़बड़ है इसका मतलब है, क्योंकि वैल्यूज भी देखो 87, 67 ऐसा डिग्री दे रहा है ना, उसके हिसाब से डेटा मैच नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। यार सर्किट का बढ़िया क्वेश्चन कोई मिल जाए ना जिसके थ्रू। अच्छा एक ये देखिए, ये शायद थोड़ा पैरेलल सिखा दूंगा, फिर क्वेश्चन की कमी नहीं है, फिर तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है एक से एक। केवल सीरीज की प्रैक्टिस कराने के लिए वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है जिसमें कोई पैरेलल में लगा हुआ हो। एक बार इसको कोशिश कीजिए। 100 ओम कनेक्टेड टू एसी सोर्स 200 एंगल फ्रीक्वेंसी इतना। हाँ ये कीजिए। तब तक मैं इसका आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ। करंट एंड पावर डेसिपेटेड, पावर डेसिपेटेड छोड़ दो, करंट ही निकाल लो। पावर तो अभी पढ़ाऊंगा 5 मिनट में। सर हो गया सर। क्या आंसर आया? पावर एवरेज निकाल। नहीं करंट का बता दो पहले। करंट का है 2 sin 600 पाई।
यस सर हमें टाइम फंक्शन नहीं, बस आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना करंट की, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है क्या है। हाँ, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि तो RMS वैल्यू √2 होगा। नहीं, तुम्हें जो वैल्यू आ रहा है ना, वो वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही है ना, क्योंकि बाकी सब सोर्स भी तो, जहां एसी सोर्स 200 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब क्या समझ लिए कि वो अच्छा peak हाँ वैल्यू- सर, हाँ सर, हाँ सर, वो सब आरएमएस वैल्यू दी है ना। सब आरएमएस है, तो आंसर आरएमएस आएगा, तो 2 एम्पियर आंसर होगा। हाँ सर, हाँ 2 yes, एम्पियर आ गया। सर। सबको आया है 2 एम्पियर? हाँ Yes. सर हाँ सर। एसी के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पावर और पैरेलल सर्किट ये दो पढ़ा देता हूँ, तो फिर क्वेश्चन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है? पावर 400 है क्या? हाँ, पावर शायद 400, देखा नहीं मैंने। आंसर बताया था क्या? नहीं सर, नहीं बताया पावर का। नहीं बताया था। सर देखता हूँ, बताता हूँ। हाँ, 400 वॉट है आंसर। ओके सर। चलो एसी में थोड़ा सा आगे पढ़ा देता हूँ। क्योंकि केवल सीरीज वाला टिपिकल क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, थोड़ा पढ़ा देता हूँ तो ठीक रहेगा। कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पावर इन एसी सर्किट। हाँ, तो इसका आंसर आया था 2 एम्पियर। इसका आंसर था 2 एम्पियर और 400 वॉट। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज पावर इन एसी सर्किट। सबको आ गया था ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज पावर इन एसी सर्किट। डीसी सर्किट में पावर क्या होता था? I²R। I²R पावर होता था या I²R हीट लॉस होता था? पावर नहीं सर, एक्चुअली वो हीट लॉस था। अब तो पावर के इक्विवेलेंट ही होता है। 2 मिनट। जब मैं पूछा आपसे कि एसी सर्किट में पावर क्या होता था, तो जैसे ही आप I²R बोले, मतलब आप अपने मन से समझ गए कि मैं रेजिस्टेंस वाले सर्किट की बात कर रहा हूं। लेकिन डीसी में खाली रेजिस्टेंस थोड़ी ना था, सब कुछ था ना। सर IV था पावर। क्या था? IV V × I। V into I। Power supplied by the battery V into I। यस हाँ या ना? तो आगे सर्किट में रेजिस्टर रहे, कैपेसिटर रहे, इंडक्टर रहे, कुछ भी रहे, बट पावर सप्लाई तो V into I होगा ना। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। नहीं सर। तो यहाँ पर भी पावर सप्लाई V into I ही होगा, बट V और I अलग अलग फेज में है। yes, तो सपोज मैं एक जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं कि मान लो मेरा अप्लाइड वोल्टेज है V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, अपने मन से मान लेते हैं, और क्रॉसपॉन्डिंग करंट थ्रू दैट ईएमएफ सोर्स मेरा हो गया I0 × साइन ऑफ ओमेगा टी। कुछ प्लस माइनस 5 होगा, मुझे नहीं पता, मैं 5 लिख देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो हमारा जो पावर होगा
इस पावर को हम v इंटू आई अगर लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा v नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिखेंगे Yes. है ना। आप क्या कीजिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए सच दैट ये 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में आ जाए, ताकि हम इसको 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा पाए। समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। तो ये अगर करने जाएंगे 2 साइन ए साइन बी तो क्या होगा सर साइन 2 थीटा। 2 साइन ए साइन बी। अच्छा सर Cos B minus बोलो सर cos a minus b प्लस नहीं b minus B minus A. क्या लिखूं cos 5 minus cos 2 omega t plus 5. Yes, sir. माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा। यहां तक कोई दिक्कत? Nice. अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पावर भी मेरा टाइम का फंक्शन है ना। ये पावर भी हमारा टाइम का फंक्शन है, बोलिए। हाँ सर। अब एक बात जरा सा इसको ऐसे समझो, तो इस तरह के अलजेब्रिकली करने से हम लोगों को मतलब कोई एक पावर रेटिंग दे पाना हमारे लिए मुश्किल है। पावर क्या होता है? वर्क डन होता है। हाँ सर, वर्क डन इन यूनिट टाइम। अच्छा, अब थोड़ा सा इस बात को विजुअलाइज करना जो मैं कह रहा हूं। तो सपोज कोई एक फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, वो कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है ना। बोलिए। हाँ सर। अच्छा, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि V और I ये दोनों दो अलग अलग फेज में हैं। तो I मतलब करंट का वो कंपोनेंट जो V के फेज में होगा, वही हमारा पावर कंज्यूम करेगा। सर्किट नहीं समझे सर? किसका कौन सा सही को फिर से? मैंने बोला करंट का वो कंपोनेंट जो V के फेज में होगा, V के एलोंग होगा, ऐसे समझो। हाँ सर, ठीक है। करंट का वो कंपोनेंट जो V के एलोंग होगा, वही कंपोनेंट हमारा सर्किट में पावर कंज्यूम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इस मैथमेटिक्स को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये तो मतलब इस मैथमेटिक्स से मुझे वही रिजल्ट डिराइव करना है, समझ रहे हो? हाँ सर, समझा। ये जो मैथमेटिक्स मैं बता रहा हूँ, इस मैथमेटिक्स से हम लोगों को वही रिजल्ट पे कंक्लूड करके आना है। तो इस मैथमेटिक्स से हमको वही रिजल्ट कंक्लूड करके आना है। तो पावर तो क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन है ना। तो एक कंप्लीट साइकिल में हम लोग अगर टोटल वर्क डन अपॉन टाइम करेंगे तो वो एक एवरेज पावर होगा। नहीं, चलो रुको, सुनो।
चलो पहले मैथमेटिक्स कर देता हूं, उसके बाद शायद आपको मेरी बात समझ आएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 sin A sin B किया, तो एक ऐसा टर्म आ गया, यहाँ से मुझे कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटू साइन A प्लस बी है, इसको हम साइन A प्लस बी वाले फॉर्मूले में, आप समझे मैं क्या कह रहा हूं, साइन ओमेगा टी, इसको लिख दो साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना, तो कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये कुछ मेरा ऐसा हो गया वी नॉट इंटू आई नॉट, और थोड़ा ध्यान से तो कॉस फाइव लिख देंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं साइन फाइव लिख दूं बाहर, तो ये हो जाएगा मेरा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई दिक्कत? एक और, बस एक लास्ट स्टेप, यहां तक आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया वी नॉट आई नॉट, यहां लिख दिया मैं कॉस फाइव, यहां लिख दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसको क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो साइन, ऐसे भी बात वही है, साइन 2 ओमेगा टी ऐसा हो जाएगा। तो ये तो मेरा पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला, इंस्टेंटेनियस पावर आया हाँ ना? सर। हाँ सर। सबको ये बात समझ आ रही है? तो एवरेज पावर के लिए हम क्या करेंगे, सब लोग समझना, ये जो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर मिला है इनटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर 1 कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये मेरा एवरेज पावर होगा। हाँ सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है? समझा वो जो लिखा, बट वो हमने अलग से लिख के अचीव क्या किया? बता रहा हूं क्या अचीव किया, अभी अचीव किया नहीं, अभी करेंगे। यहां तक ठीक है? हाँ सर। अब अगर 1 टाइम पीरियड तक इसको इंटीग्रेट करें, सब लोग ध्यान से सुनेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी याद है तो ठीक, नहीं तो करके दिखाऊंगा। ये जो साइन 2 ओमेगा टी वाला टर्म है, इसको 1 कंप्लीट साइकिल में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 आएगा। हाँ सर। सोच के बताओ। और फाई तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा को 1 कंप्लीट साइकिल में करेंगे तो 1/2 आएगा। हाँ सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? तो ये रिजल्ट मेरा कुछ ऐसा हो गया, V नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाइव इंटू 1/2, ये रिजल्ट ऐसा हो गया। सर बट साइन 2 ओमेगा टी का टाइम पीरियड अलग नहीं होगा? टाइम पीरियड कुछ भी होगा, 2 थीटा हो गया, अगर t है तो 2t तो होगा ही ना, नहीं समझा? हाँ वो 0 तो हो जाएगा, बट सर डिनोमिनेटर में फिर चेंज आएगा ना उसके। अरे डिनोमिनेटर में इसमें कोई चेंज ही नहीं आना है ना, न्यूमरेटर ही तुम्हारा 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है सर, ऐसे भी देख, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां से मुझे मिलेगा, इस रिजल्ट को थोड़ा और रिफाइन कर दूं, तो V नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस 5,
ये मुझे एवरेज पावर मिलेगा। तो ये एवरेज पावर को ही हम लोग एसी में पावर कहते हैं। तो एज अ फॉर्मूला मैं इसको ऐसे लिखूंगा, P इज इक्वल टू वी साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था उस समय कि बिना ये मैथमेटिक्स किए अगर मैं ये कहता कि पावर इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट का कंपोनेंट अलोंग वोल्टेज, तो भी वही होता। हाँ सर यही आता सर, डॉट प्रोडक्ट। समझ गए आप लोग इस बात को? हाँ सर। अच्छा, सब लोग सुनेगा। जब मैं आरएमएस पढ़ा रहा था उस समय बोला था कि ये आरएमएस एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है डीसी सर्किट का। हाँ सर। सब लोग सुन रहे हो इस बात को? हाँ सर। ये आरएमएस डीसी सर्किट का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। अब हम मन ही मन सोचेंगे कि अगर आरएमएस डीसी सर्किट का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है एसी में, तब तो पावर को सिंपली VRMS इंटू IRMS ही होना चाहिए था। बोलिए। हाँ सर। फेज अलग हिसाब से सोचे तो, बट वैसा होता नहीं है। इसीलिए ये जो टर्म है cos फाई, इस cos फाई के टर्म को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। ये पावर फैक्टर किसी भी सर्किट का जितना ज्यादा होगा वो सर्किट उतना अच्छा माना जाएगा। आया समझ में? तो पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब जो बता रहा हूं ना, ये मतलब एसी के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, बट जेई एडवांस में नहीं, मेंस में पूछता है बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर। लेकिन है अच्छा कॉन्सेप्ट, समझना चाहिए। तो सबसे पहले बैंडविड्थ, या एक ही बार दोनों ले लेते हैं, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर। of series LCR circuit। और मतलब एसी है वो तो इनहेरेंट एजम्पशन है ही, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका ज्यादा है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो, एक बार का काम है। सुनो, तो एलसीआर सर्किट का ये सब तो आपको पता है कि उसमें रेजोनेंस कब होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब में आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा सा ये जो हम लोगों ने एवरेज पावर निकाला है, इस एवरेज पावर को अगर हम ओमेगा के हिसाब से देखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ताकि हम रेजोनेंस से इसको कंपेयर कर सके, तो क्या होगा। सब ध्यान से देखो, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, बहुत एक आधे स्टेप में छोड़ता भी चलूंगा।
तो एवरेज पावर या लिख देता हूं VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, इसमें से हम लोग अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, तो VRMS को लिख देते हैं अप्लाइड वोल्टेज अपॉन √2 या मल्टीप्लाई √2 अपॉन √2। IRMS को मैं लिख दूं V/Z लिख दूं। IRMS क्या होगा? VRMS अपॉन Z होगा वैसे देखा जाए तो V0/√2 ये VRMS हो गया अपॉन Z, ऐसा। हाँ सर। cos फाई R/Z होगा। cos फाई हमेशा R/Z होगा, पक्का? हाँ सर। हाँ सर। तो फाइनली ये मेरा हो गया V0² अपॉन इंटू R कर देते हैं और नीचे हो गया 2Z² हो गया। ऐसा कैसा भी सर्किट हो, Z² का वैल्यू क्या होगा? R² प्लस, अब दोनों में से कोई भी बड़ा हो, ω_L माइनस 1/ω_C लिख दूं या 1/ω_C माइनस ω_L लिख दूं, Z² में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सर। तो इस Z² को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं। तो इस Z² को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एवरेज पावर, ये एवरेज, बार बार एसी में नहीं कुछ लिखूं तो मतलब एवरेज पावर है, समझ लो। टोटल पावर का कोई मीनिंग होता नहीं है। तो एवरेज पावर और वोल्टेज करंट के बारे में कुछ नहीं लिखूं तो समझिएगा आरएमएस है। समझ लो ये बात। क्वेश्चन सॉल्व करने में जहां भी वोल्टेज करंट को लेकर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है मतलब आरएमएस है। पावर को लेकर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है मतलब एवरेज है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा V0² इंटू R अपॉन 2 और इसको लिख देते हैं R² प्लस ω_L माइनस 1/ω_C का होल स्क्वायर। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं सप्लाई का, ऐसा है। अगर तो एक बार आप देखेंगे इस एवरेज, जस्ट नेचर उसका, इस एवरेज पावर को y एक्सिस पर मैंने एवरेज पावर लिया और x एक्सिस पर जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को लिया। तो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से अगर हम एवरेज पावर का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो क्या होगा? जब ओमेगा, ओरली देखो, जब ओमेगा ऑलमोस्ट 0 होगा उस समय पावर 0 होगा। यस। और ये पावर इंक्रीज करता जाएगा। जब रेजोनेंस होगा मतलब ω_L 1/ω_C 0 हो जाएगा, उस समय ये पावर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो ग्राफ है इस और इन्फिनिटी पर फिर 0 होगा, इसका नेचर कुछ ऐसा होगा। तो ये जो एवरेज पावर की मैक्सिमम वैल्यू है ये तो रेजोनेंस पे मिलेगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर, जो कि हमारा ω0 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब समझना सब लोग, इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या मान लिया गया कि मैक्सिमम पावर से अगर आधा मुझे मिल रहा है सर्किट में तो वो अच्छा नहीं है, और मैक्सिमम पावर का अगर आधा मिल रहा है तो उसको हम लोग काम लायक मान लेते हैं। ये एक एजम्पशन है, इसका कोई ये नहीं है। ओमेगा को किसी भी एसी सप्लाई में हम कैसे सेट करें?
तो एग्जैक्टली ओमेगा नॉट के बराबर सेट करना तो मुश्किल है। हम सर, लोगों को कोई एक रेंज तो देना पड़ेगा ना, ऑपरेटिंग रेंज। ओमेगा नॉट में भी तो सेट कर सकते हैं ना, इतना मुश्किल क्यों है वो? अरे एक सर्किट के लिए थोड़े ना, हमें तो पूरे दुनिया को चलाना है। तुम्हारे घर में भी देना है, बगल वाले घर में भी देना है, सब में देना है। अच्छा सर, है ना? तो ऐसा माना गया कि अगर मैक्सिमम पावर का जो हमारा एवरेज पावर का मैक्सिमम वैल्यू है उसका आधा तक का रेंज जस्टिफाइड है, उससे ज्यादा होगा तो हम उसको पुअर बोलेंगे। ये हमारा कन्वेंशन है, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में इस ऑपरेटिंग का एक रेंज आ जाता है मुझे ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक। हाँ सर। तो ये जो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 तक का रेंज आया है ना, इस रेंज को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ये डेफिनेशन है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने शुरू में भी कहा कि ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में पूछता है हर साल मतलब पूछा है और पूछ भी सकता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का मुझे गैप मिला डेल्टा ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ एसी सर्किट। बैंडविड्थ का डेफिनेशन समझ आया? हाँ सर। अच्छा, एक दूसरा टर्म इसमें है जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये बैंडविड्थ निकाल सकते हो तुम लोग? अच्छा, निकाल के देखना, मैंने बताऊंगा। तब ये भी एक सर ऐसा कुछ ब्रिज यूजेस में भी था क्या? किसमें बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आपने ऐसा कुछ ब्रिज में कहीं बताया था क्या? ब्रिज का कुछ? हाँ सर, आपने पहले एसएचएम में एंड में क्वालिटी फैक्टर करके कुछ तो बताया था। हाँ एसएचएम में बताया था, क्योंकि ये भी तो मैथमेटिकली सिमिलर फंक्शन है ना साइन कॉस का। हाँ सर, वैसा ही। हाँ सर। तो उसकी मैथमेटिक्स इसमें वही सिमिलर है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो होता है उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो एक दूसरा टर्म है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर भी लिखते हैं। तो ये जो क्यू फैक्टर ऑफ एसी सर्किट होता है, क्वालिटी फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा, इसको हम लोग क्यू फैक्टर ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ एसी सर्किट बोलते हैं। तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ही याद करना है, बहुत ज्यादा इसमें कोई एनालिटिकल स्किल टेस्ट होता नहीं है। तो जरा जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। कहाँ तक बताया था? यहाँ तक सर वो ओमेगा की वैल्यूज में क्वाड्रेटिक आता है, तो ओमेगा के लिए क्वाड्रेटिक आता है। हाँ, ओमेगा के लिए क्वाड्रेटिक आएगा, डेल्टा ओमेगा तो डिफरेंस इन रूट देखो उसी क्वाड्रेटिक में देखना, बड़ा एक अच्छा सा वैल्यू आएगा, सिंपल सा R by L। वेरी गुड। तो मैक्सिमम पावर का आधा होगा जब, तो उस समय ओमेगा कितना होगा वो जब पुट करोगे तो ओमेगा में क्वाड्रेटिक आएगा, उसके दो रूट्स होंगे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो R by L होगा, तो बैंडविड्थ R by L होता है। और ओमेगा नॉट हम लोगों को मालूम है 1/√LC होता है। yes. तो क्वालिटी फैक्टर का सो कॉल्ड फॉर्मूला भी मिल गया। क्लियर है? yes. कॉपी कर लीजिए।
सर क्वालिटी फैक्टर का क्या यूज है प्रैक्टिकली, मतलब किसके लिए यूज करते हैं? चलो सिलेबस के थोड़ा बाहर है बट मैं बता देता हूँ। जब भी कभी सुनना ध्यान से, सब लोग सुनेगा, सुन रहा है मेरी बात? मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ तो एसी सर्किट में क्या होता है, हमारे पास आर होता है, एल होता है, कहीं सी होता है। हम लोग तो अभी सीरीज वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी पढ़ेंगे तो यही 3 चीजें होंगी, है ना? हाँ सर। इसमें से जो आर होता है, चलो वो डेफिनेशन में लिख ही देता हूँ। उसमें से जो आर होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है, हीट के फॉर्म में आई स्क्वायर आर, मालूम है? यस सर। लेकिन जो एल और सी है उसमें तो एनर्जी स्टोर होती है। हाँ सर। है ना? तो किसी भी दुनिया में किसी भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या है कि मतलब फॉर्मूला वाइज 2 पाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा सर्किट होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब आपके सिलेबस में जो है वो मैं बताया, बट एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। ठीक है, बता दिया, डाइजेस्ट कर लिए, तो मैं लिख भी देता हूं। ये एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है एक्चुअल में, ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्चुअल क्वालिटी फैक्टर का क्यू वैल्यू ऑफ अ सर्किट बोल दो या क्वालिटी फैक्टर बोल दो, इसका फिजिकल मीनिंग होता है 2 पाई टाइम्स, 2 पाई इसलिए क्योंकि पर साइकिल में डिफाइन करते हैं, सॉरी एनर्जी नहीं, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड में हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का काउंट करेंगे, ठीक है? अपॉन हीट डेसिपेटेड। और ये दोनों पर साइकिल। तो यहां से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्वालिटी वर्ड इसमें क्यों डाला गया है, क्योंकि एक्चुअल में सर्किट की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो यही रेशियो बताएगा ना। लिख लीजिए। अच्छा, जैसा मैंने कहा, सम्यक ने निकाला भी कि आप लोग सॉल्व करके ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर। तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमेशा सॉल्व करने के बाद आर बाई एल आएगी, और इसमें अगर पुट करोगे तो ओमेगा नॉट होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और डेल्टा ओमेगा आ गया आर बाई एल। तो एक बार इसको ठीक करके देखो तो क्या आता है, 1 by r whole root L by C। 1 बाई आर होल रूट, ऊपर में एल हो जाएगा, नीचे में सी हो जाएगा, ऐसा? हाँ सर। तो चाहो तो एज अ फॉर्मूला इसको याद कर सकते हो, बट मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि ये बेसिक डेफिनेशन याद रहे। क्लियर है? कॉपी कर लिया सबने? नहीं सर, नहीं सर, ऊपर वाला ग्राफ भी अच्छा सॉरी सर, वो सेकंड डेफिनेशन जो एक्चुअल डेफिनेशन है उससे वो ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा कैसे आ गया? वो जो पहला जो फॉर्मूला लिखा वो। नहीं, देखो दो बात समझो, सुनो। एक्चुअल डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? एक होता है डेफिनेशन, एक होता है डेफिनेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे dy बाई dx डेफिनेशन है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये रेट ऑफ चेंज देता है। बात समझ आई? हाँ सर। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये देता है। इसलिए मैं ये डेफिनेशन नहीं बताया क्योंकि इस डेफिनेशन से इसको डिराइव करना मुश्किल है। नहीं समझे? हाँ समझा सर। हाँ, इसके लिए इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन दिया जो आपके जनरली बुक के हिसाब से है तो लिख सकते हैं, बट उसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात,
ऐसा नहीं कि नहीं डिराइव होगा, कोशिश करने से डिराइव हो भी सकता है, मैंने करके नहीं देखा है, लेकिन अगर ये डेफिनेशन 2 पाई के साथ लगाया हुआ है तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि ये डिराइव जरूर होगा। ओके सर। लिख लिए? सर एक सेकंड। एसी सर्किट क्या है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया है, लेकिन जितने भी अच्छे प्रॉब्लम देखोगे थोड़ा बहुत, उसमें पैरेलल सर्किट भी यूज करता है और करके पूछ भी सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्चुअल एसी पैरेलल सर्किट का कॉन्सेप्ट उसमें लगता नहीं है। तो इसीलिए एक एसी पैरेलल सर्किट नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद क्या करने वाले हम? उसके बाद प्रोबेबली मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा दूंगा। ठीक सर है। का वेव ऑप्टिक्स खत्म हुआ है? सर का हुआ नहीं है सर। नहीं सर। चल रहा है। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर मुझे नहीं आता, कौन है ट्रांसफार्मर पूछा बता। सर मैं सौम्यदीप। मुझे नहीं आता ये सब। अरे वो जो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया ना, उसी में एनसीईआरटी में देख लेना, टेक्स्ट बुक में उसी का एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर है। जेई में नहीं पूछता ये सब, फॉर्मूला है खाली उसमें। ओके। हाँ वो थ्योरी है, वो बोर्ड के लिए है, मुझे नहीं आता वो सब। तो मैं एक बार पूछना। बोलिए ना सर, हमारा रिवीजन जब होगा तब कब से होगा चालू? मतलब रिवीजन का शेड्यूल मेरे पास आ गया है। शेड्यूल मतलब कि कितने लेक्चर में क्या करना है, ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपके सामने ही पढ़ देता हूँ। सर हमें नहीं मिला एक्चुअली अभी। आपको भी दिया है क्या? नहीं मिला है सर अभी तक। आपको अभी नहीं मिला है, अभी तो हम लोग इसको बना ही रहे हैं इसके लिए। मतलब बना क्या रहे हैं, बन चुका है। आप लोगों को अनऑफिशियली मैं ऐसे बता देता हूँ, रुक जाओ पहले मैं वीडियो पॉज वीडियो ये कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर और हम लोग के जो चैप्टर्स अलग से बाकी है वो कब होंगे? सब हो जाएंगे। स्टॉप